साथियों, एग्री हैब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों हम कृषि पर्यवेक्षक में जो संधि समास के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनके बारे में आज जानेंगे साथियों। और ये क्वेश्चन जो है एसआई के लिए, पटवारी के लिए, ऐसी अनेकों प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें हिंदी विषय या हिंदी सब्जेक्ट को लिया गया है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों ये क्वेश्चन किस प्रकार रहते हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का ये हमारा एक क्रम रहेगा। तो साथियों सबसे पहला क्वेश्चन है कि देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। पहली बात साथियों, सबसे पहली जो मेन बात होती है वह यह है कि हमें प्रश्न पूरा पढ़ना चाहिए। प्रश्न में ही उत्तर होता है। यदि आप प्रश्न अधूरा पढ़ते हैं तो आपका आंसर 100% गलत जाएगा। तो प्रश्न पूरा पढ़ें। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है साथियों? क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहां पर जो हमारा किस समास का उदाहरण है। क्वेश्चन क्या है? देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। तो साथियों एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर दो चीजें हैं, एक है विशेषण और एक है विशेष्य। विशेषण क्या है साथियों? महान है। और देव क्या है साथियों? विशेष्य है। जहां विशेषण विशेष्य रहता है वहां हमेशा कर्मधारय समास रहता है साथियों। तो हमारा कर्मधारय समास रहेगा, जिसके कारण हमारा तीसरा ऑप्शन है वह सही होगा साथियों। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, योगदान में कौन सा समास है साथियों। प्रश्न देखिए, दोबारा पढ़ें, योगदान में कौन सा समास है। साथियों अगर आपको डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो आपके पास जो 4 ऑप्शन है उनके अंदर भी आप क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले बहुब्री समास होता है। तो बहुब्री समास की बात करें तो इसमें तीसरा पद प्रधान है। तो योगदान से हमें तीसरे पद की कोई ऐसी अपेक्षा नहीं हो रही कि वह तीसरा पद ये रहेगा। तो ये बहुब्री समास भी नहीं है साथियों। फिर हम बात करें अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में 4 चीजें हैं साथियों, ध्यान रखेंगे। पहली बात है उपसर्ग होना चाहिए पूर्व पद में, अव्यय होना चाहिए, शब्दों की पुनरावृत्ति है और संख्यावाची सबसे पहले उन उपसर्ग होना चाहिए। तो ऐसा भी योगदान शब्द में नहीं मिलता। फिर हम बात करें कर्मधारय समास को, तो कर्मधारय में एक विशेषण विशेष्य रहता है, उपमान उपमेय होता है, ऐसा भी इसमें नहीं है। अतः हमारा राइट आंसर रहेगा वह लास्ट जो बच गया, कौन सा? तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में हम आप बात करें तो तत्पुरुष समास कर्म कारक पर निर्भर करता है। तो आपको पता है हमारे पास कारक जो 8 होते हैं, जिसमें से समास के अंदर केवल 6 कारक को लिया गया है। और इसमें जो हमारा कारक जो समास रहेगा वह संप्रदान तत्पुरुष समास रहेगा। इसका विग्रह रहेगा योग के लिए दान। इसका विग्रह क्या रहेगा साथियों? योग के लिए दान, अर्थात योग के लिए जो दान होता है उसको क्या कहते हैं साथियों? योगदान। अतः हमारा समास इसमें रहेगा तत्पुरुष समास रहेगा। अब हम बात करें, हमारा तीसरा प्रश्न है साथियों, निम्न में से कर्मधारय समास किस में है। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि कर्मधारय समास में 2 चीजें होती हैं, एक विशेषण विशेष्य होता है, एक उपमान उपमेय होता है। जहां विशेषण विशेष्य है तो वहां भी कर्मधारय समास होगा। इसके अलावा यदि उपमान उपमेय है तो भी वहां कर्मधारय समास होगा। देखिए साथियों हमारा पहला ऑप्शन है चक्रपाणी। पाणी का मतलब हाथ होता है साथियों, चक्र का मतलब सामान्य चक्र से है कि जिसके हाथ में चक्र है, अर्थात कौन? विष्णु है। अर्थात इससे हमें तीसरे पद की अपेक्षा हो रही है, अतः ये बहुब्री समास का एग्जाम्पल है। अतः ये कर्मधारय समास इसमें नहीं कह सकते। चतुर्युग, यहाँ चतुर शब्द है वह संस्कृत का है, तत्सम शब्द है जिसका अर्थ है तद्भव 4। तो हम कह सकते हैं 4 युगों का समूह, तो ये तो द्विगु समास हो गया। फिर आपको पता है माता पिता में दोनों पदों की प्रधानता रहती है, तो द्वंद्व समास हो गया। हमारा लास्ट जो ऑप्शन बचा है वह नीलो उत्पल है साथियों, जिसमें नीला वह हमारा विशेषण है, उत्पल हमारा विशेष्य है। यानी नीला है जो उत्पल यानी कमल, हम कह सकते हैं इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा साथियों। इसके बाद हम बात करें चतुरानन। एक बात याद हमेशा रखें साथियों कि जहां अंतिम पद यानी द्वितीय पद हमारा आनन के रूप में है, वहां पक्का याद रखिए बहुब्री समास होता है। सीधी सी बात, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है।
अगर हमारा दूसरा पद आनन है तो पक्का याद रखें बहुब्रीहि समास हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वह हमारा सही होगा। अतः इसमें समास जो होगा वह कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास। चतुरानन में तीसरा पद प्रधान रहता है और तीसरा पद क्या है साथियों? ब्रह्मा। ब्रह्मा इसमें रहेगा। उसके बाद हम बात करें कि कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है, तो बहुब्रीहि समास है तीसरा पद प्रधान रहता है, दोनों पद जो होते हैं साथियों वे विशेषण होते हैं, अर्थात जो तीसरा पद है वो विशेष्य होता है। तो सीधी सी बात, हमें आपको अभी थोड़ी देर पहले नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें बताया था कि जहां आनंद रहता है द्वितीय पद वह हमारा बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पंचानन तीसरा ऑप्शन है, उसमें पंचानन है साथियों। तो पंचानन जो किसका पर्यायवाची है और तीसरा पद इसका रहता है हनुमान जी। तो हम कह सकते हैं कि 5 मस्तिष्क हैं जिसके, या 5 सिर हैं जिसके, कौन? पंचानन यानी हनुमान जी तीसरा पद प्रधान है, अतः इसमें बहुब्रीहि समास है। बात करें निस दिन में कौन सा समास है, आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न का सीधा डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो आप उत्तर जो है ऑप्शन दिए हैं उनके जरिए आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। कैसे? जैसे निशा रात्रि का होता है, दिन दिन होता है, तो इसका मतलब दोनों पद प्रधान है तो यहाँ द्वंद्व समास रह जाएगा। त्रिभुवन में त्रि जो है साथियों है संख्यावाची शब्द है, संख्या पूर्व दीर्घु, यानी जिसका पूर्व पद संख्यावाची है वह द्विगु समास होता है, तो इसमें द्विगु हो जाएगा। पुरुष सिंह, आपको पता है यहाँ एक पद है पुरुष और दूसरा पद सिंह है, यानी पुरुष की तुलना किससे की गई? सिंह से। अब तुलनात्मक शब्द रहता है तो इसके लिए उपमान उपमेय होता है, और उपमान उपमेय जहां होता है वहां क्रमधारय समास होता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ हम पंचानन में हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा साथियों। उसके बाद हम बात करें, हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न रहता है भाई बहन में कौन सा समास है? सीधी सी बात है साथियों, दोनों पदों की प्रधानता है। भाई बहन में हमारा द्वंद्व समास रह जाएगा, क्योंकि दोनों पदों की इसमें क्या रहती है? प्रधानता रहती है। सामान्य क्वेश्चन है साथियों, सामान्य क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन सामान्य होता है क्योंकि हम पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन बात इतनी है साथियों जब हम प्रश्न करने लगते हैं तो हमारे से 3 गलतियां हैं, 3 मिस्टेक होती है, अनिवार्य है। सबसे पहली मिस्टेक होती है कि प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ते, जिसके कारण क्वेश्चन हमें भली भांति पता होता है, आंसर का हम गलत करे आते हैं, चाहे उतावलेपन में कह दीजिए, चाहे आप और कॉन्फिडेंस के हिसाब से कह सकते हैं। तो जितना भी हो सके प्रश्न पूरा पढ़ें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ऑप्शन चारों देखने हैं साथियों, वहां ऐसा ना हो कि हम फर्स्ट ऑप्शन देखें, दूसरा देखें, तीसरा देखें, चौथा ऑप्शन देखने के लिए जैसे हमें कोई टेम्पो करके जाना पड़े और हमें इस चीज का आलस हो जाता है, तो चौथा ऑप्शन दूर बहुत है। तो ऑप्शन चारों देखने बहुत जरूरी है साथियों। तीसरी बात जो सबसे मेन बात है वह यह है कि प्रश्न में सत्य असत्य नहीं, भिन्न असंगत संगत, इस विषय में जो प्रश्न का मूल केंद्र भाव रहता है वह जरूर जाने। अगर प्रश्न सत्य में पूछा है तो आपको पक्की बात है कि वह 3 ऑप्शन होंगे वह गलत होंगे, एक सही होगा। प्रश्न असत्य में पूछा है तो इसका मतलब है वहां पर 3 सही होंगे, एक गलत होगा। तो प्रश्न को बढ़िया से समझना है, तभी आप आंसर कर पाएंगे। देखिए अव्ययीभाव समास का उदाहरण, देखिए सबसे पहली बात, अव्ययीभाव समास में 4 चीजें हैं। सबसे पहली बात, उपसर्ग आना चाहिए पूर्व पद में, अव्यय होना चाहिए, शब्दों की पुनरावृत्ति, और कोई भी संख्यावाची शब्द है उसके पहले उन उपसर्ग आना चाहिए, जैसे 19, जैसे 29, जैसे 49, 59, 69, इस प्रकार के शब्द हों। तो आपको पता है लव कुश में दोनों की प्रधानता है, लव और कुश। त्रिभुवन में त्रिभुवन यानी त्रि शब्द है, द्विगु समास है। छत्रधारी, छत्र को धारण करने वाला एक राजा विशेष, सम्राट भी कह सकते हैं, बहुब्रीहि समास है। आपको पता है भर पेट या भर जो है साथियों वह है हमारा अव्यय है, और विग्रह इसका रहेगा पेट भरकर। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है ये हमारा सही माना जाएगा। अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा है साथियों? भरपेट, अतः दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। शताब्दी में समास कौन सा है साथियों? तो आपको पता है सत जो है वह एक संख्यात्मक शब्द है। सत क्या है? संख्यात्मक शब्द है। सत का मतलब 100 होता है, अर्थात 100 वर्षों का समूह। तो 100 वर्षों का समूह है, संगम है, समाहार है, इस प्रकार के शब्द जो रहते हैं द्विगु समास में रहते हैं। अतः हमारा इसमें ऑप्शन जो दूसरा होगा वह सही होगा, क्योंकि इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है साथियों।
नेक्स्ट हम बात करें साथियों, तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में वही बात है साथियों, यह समास कारक पर निर्भर करता है, कारक चिन्हों पर निर्भर करता है, परसर्ग पर निर्भर करता है। आपको पता है 100 वर्षों का समूह है, ये द्विगु समास है, चौमासा है। यहाँ पर भी कौन सा समास है? द्विगु समास है, 4 महीनों का समाहार समूह है। भाई बहन में कौन सा समास है साथियों? दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास है। लेकिन यहाँ पद को प्राप्त, ये हमारा कर्म तत्पुरुष समास है, अर्थात इसमें कौन सा आंसर रहेगा? यानी तत्पुरुष समास रहेगा पद प्राप्त में। नेक्स्ट हम बात करें गर्भ शून्य शब्द में समास है। साथियों याद रखें, शब्द आ जाए शून्य, शब्द आ जाए मुक्त, शब्द आ जाए हीन, अगर इस प्रकार से शब्द रहे जैसे निकाला, जैसे भ्रष्ट, ये शब्द रहते हैं साथियों, पक्का याद रखिए वहां अप्पादान तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि अप्पादान का मतलब होता है अलग होना, से अलग, रहित होना। जैसे कोई व्यक्ति है गाड़ी से घर पहुंचता है तो उसमें करण तत्पुरुष होता है, क्योंकि गाड़ी सहायक है। अगर यही वाक्य में अगर ऐसे आ जाए कि गाड़ी से गिर पड़ा, तो वहां असेय है, अलग होने का बोध करा रहा है, तो वहां समास जो रहेगा साथियों अप्पादान रहेगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन जो है 4 नंबर ऑप्शन वह सही माना जाएगा, अप्पादान तत्पुरुष समास रहेगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से किस विकल्प में विसर्ग संधि नहीं है? साथियों मैंने आपको पहली बात बताई कि हमें प्रश्न पूरा पढ़ना है, 4 ऑप्शन देखने हैं, और सबसे बड़ी बात, प्रश्न सत्य में, असत्य में, नहीं में, है में, संगत, असंगत, बेमेल, रहित, अतिरिक्त, इस प्रकार के शब्द जो एग्जामिनर देता है, जिसके कारण जो है स्टूडेंट क्वेश्चन गलत करा आता है। तो यहाँ नहीं है। क्या पूछा गया? निम्न में से किस विकल्प में विसर्ग संधि नहीं है साथियों? तो सरोज शब्द है साथियों, इसमें जो संधि होती है वह क्या होती है? सरह प्लस जय होता है, अर्थात यहाँ विसर्ग संधि है। सर का मतलब सरोवर होता है, जय का मतलब उत्पन्न होता है। सरोवर में उत्पन्न कौन होता है साथियों? सरोज, यानी कमल का पर्यायवाची आता है, ये संधि सही है। मनोयोग में आपको पता है मनः प्लस योग होता है, अर्थात ये भी शब्द हमारा क्या है साथियों? सही है। मन का योग, मन को जोड़ना साथियों। यशोदा शब्द में भी आपको पता है यशः प्लस दा होता है, यशः प्लस दा। यशः का मतलब होता है यश को, दा मतलब देने वाला या देने वाली, तो यशोदा रहता है। अब तीसरा लास्ट जो रह गया वह निरोग शब्द है। पहली बात तो साथियों निरोग शब्द की अगर हम संधि करें तो नी धन रोग आता है, और इसके भाव को, अर्थ को जाने तो यहाँ जो विसर्ग से पहले अगर ई या ऊ है और उसके बाद में रे आता है, तो ई या ऊ जो ह्रस्व होते हैं वे दीर्घ हो जाते हैं, अर्थात यहाँ जो शब्द बनता है वह निरोग इस प्रकार बनता है, इसका मतलब रोग रहित होता है। जैसे इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे हम कहते हैं नी प्लस रज होता है, या नी प्लस रस होता है, तो ह्रस्व ई होता है वह दीर्घ ई में चला जाता है, शब्द बनता है नीरस। अतः हम कह सकते हैं यहाँ शब्द जो निरोग है ये गलत है, अर्थात ये हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है किस विकल्प में विसर्ग संधि नहीं है, तो यहाँ विसर्ग संधि का योग सही रूप से नहीं हुआ है साथियों। उसके बाद में नेक्स्ट हम करें 12वां नंबर क्वेश्चन है, किस क्रमांक में शब्द का सही संधि विच्छेद है? सही संधि विच्छेद किसमें है साथियों? तो आपको पता है यहाँ मरुत धन धारणी है, तो यहाँ हलंत नहीं है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, क्योंकि व्यंजन संधि में यहाँ हलंत रहता है। फिर हम बात करें अनुवीक्षा शब्द में, अनुधनिक्षा, आपको पता है यहाँ यण संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? यण संधि। और यण संधि किसका भेद है? स्वर संधि का भेद है। कैसे बना साथियों? आपको पता है कि ऊ के बाद असमान स्वर आता है, तो ऊ का वह बनता है, और शब्द जोड़ेंगे तो शब्द निर्माण होकर अनुवीक्षा बनेगा। कैसे? आप देखिए अपूर्णतः है, पूर्ण है तो वहां पूर्ण लिखेंगे, न के बाद वह है, दो व्यंजन मिलकर के पूर्ण नहीं होते, ये बात हम जानते हैं। तो न के बाद व्यंजन आ गया तो ये न आधा रहेगा, वह के बाद स्वर है तो वह के की मात्रा लगा देंगे और शब्द क्या बनेगा? अनुवीक्षा बनेगा। अतः हमारा शब्द ये जो है सेकंड नंबर सही है। पूछा गया है सही संधि विच्छेद बताओ। आपको पता है यहाँ इप्सित में ई क्या रहता है साथियों? दीर्घ रहता है, ये बात आप
जानते ही हैं, नहीं जानते तो कोई बात नहीं है साथियों। ई के बाद कोई भी शब्द में, ई के बाद शब्द में क्या आ जाए, तीनों सह में से कोई भी सह आ जाए, तीनों सह में से कोई भी सह आए तो ई वहां ह्रस्व नहीं रहता, ई दीर्घ रहता है। अतः यहाँ ई दीर्घ आना चाहिए था तब सही होता, अतः ये हमारा गलत है। अन्वेषण में आपको पता है ऐ की मात्रा है, तो ऐ की मात्राएं होने पर शब्द निर्माण में कैसा होना चाहिए, डबल होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए, लेकिन ये इस प्रकार से एक रूप में ही है, एक मात्रा से ही है, अतः ये हमारा गलत है। अगर हम बात करें सही की तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, अन्वीक्षा, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि सही संधि कार्य किसमें हुआ है, सही संधि विच्छेद किसमें हुआ है, तो हम इस प्रकार इसको जान सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें साथियों की, यहां पर आपसे प्रश्न किया जाए कि भाई किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है। वापस देखिए साथियों, सही संधि का उदाहरण तो आपको पता है शिशु प्लस एक के शब्द है, तो उ के बाद असमान स्वर आया है तो उ का बनेगा व, उ का क्या बनेगा साथियों, वह बनेगा। सह क्या रहेगा, आधा, उ का बनेगा वह, एक की मात्रा, एक की मात्रा लगा देंगे इस वाक्य, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन ही सही होगा साथियों, क्योंकि ये यण संधि का उदाहरण है, हमसे सही पूछा गया है, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। गोधन इंद्री है तो साथियों ये हमारा गलत ऑप्शन है, यहां पर ये क्या है साथियों, गलत ऑप्शन है, क्योंकि इससे बनने वाला शब्द जो है वो इस प्रकार बनेगा साथियों, गाविंद्र बनेगा, क्योंकि आपको पता है अयादि संधि होती है, ओ का क्या बनता है, अव बनता है साथियों, ओ का क्या बनता है, अव बनता है। यहाँ पर ये जो है दीर्घ नहीं रहेगा, यहाँ पर ये क्या नहीं रहेगा साथियों, दीर्घ नहीं रहेगा, अर्थात ये कैसे रहेगा, गविंद्र के रूप में रहेगा, क्योंकि ओ का अव बनता है और ई की मात्रा लगाएंगे तो अव बनता है, गविंद्र बनता है, लेकिन यहाँ शब्द क्या बना है, गावेंद्र बनाया, अतः ये गलत है। सट प्लस मुख है, आपको पता है वर्ग का पहला वर्ण है, उसके बाद क्या आ गया, मैं या न आता है ना साथियों, तो जो पहला वर्ण है अपने पांचवें में चला जाता है, तो बनना तो चाहिए यहाँ षणमुख बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, षणमुख, लेकिन क्या बना है, षडमुख बना है, अतः ये भी हमारा क्या है, गलत है। चतुधन कपाल है तो यहाँ विसर्ग का स बनता है साथियों, षटकोण वाला स बनता है, मूर्धन्य स बनता है, तो ये भी गलत है, अतः हमारा राइट आंसर जो होगा वह पहला होगा, शिशुधन ऐक्य, शिशुऐक्य, इसका अर्थ होता है एक ही शिशु है जिसका, तो ये अर्थ देगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है। देखिए साथियों, सबसे पहली बात यह है कि हमें सत्य है सत्य नहीं, बिन अतिरिक्त इसको जानना ही है साथियों। सुख धन रित ये दीर्घ संधि का स्वर संधि का अपवाद है, जिसमें यहाँ है और री को मिलाकर अर बनना चाहिए, लेकिन यहाँ आर आदेश होता है, ये अपवाद रूप में है साथियों, और ये इसका विच्छेद जो है सुख धन रित ही होता है, अतः ये तो इसमें तो संधि कार्य सही हुआ है, हमें नहीं पूछा गया साथियों। आगे हम बात करें परम धन रित, आपको पता है परम का मतलब होता है श्रेष्ठ, रित माने सत्य, यानी श्रेष्ठ है जो सत्य है, तो इसका विच्छेद जो है हमारे सामने दिया है, तो हमारे पास कंडीशन ये है कि यहाँ पर ए आ गया और इधर क्या आ गया, री। अब ए और री आ जाए ना साथियों, ए और री आए तो दोनों को मिलाकर के अर बनता है साथियों, अतः शब्द बनना चाहिए परमर्थ बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, परमर्थ बनना चाहिए, शब्द क्या बना रखा है, परमार्थ बना रखा है, जो कि गलत है साथियों। अतः हम कह सकते हैं कि संधि कार्य नहीं हुआ है, तो जो सही ऑप्शन है वह हमारा क्या है, परमार्थ जो है ये सही ऑप्शन है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि संधि कार्य सही नहीं हुआ है, तो ये इसमें संधि कार्य सही नहीं हुआ। मृत धन अंड, तो ये साथियों ये हमारा दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, जहां पर मार्तंड बना है, और ये जो है किसका पर्यायवाची है, मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची है। कैसे, मृत का मतलब होता है मरा हुआ, यानी जहां पर क्रिया नहीं होती, अक्रियाशील रहता है। अंड का मतलब बीज, ऐसा क्षेत्र ऐसी जगह है जहां पर जीवन नहीं है, वह कौन होगा, मार्तंड, और मार्तंड किसका पर्यायवाची है साथियों, सूर्य का पर्यायवाची है। अतः हम कह सकते हैं ये भी हमारा ऑप्शन जो है किस रूप में सही है, अपवाद के रूप में सही है। हमसे पूछा गया है संधि कार्य सही नहीं हुआ है, तो वो 2 नंबर ऑप्शन है,
उल्टा शब्द है कुल प्लस अटा, तो यहाँ पर भी संधि सही हुई है, यानी अपवाद है, लेकिन ये अपवाद है जो सही है, अतः इनमें तो सही हुआ है, लेकिन ये इसमें परम धन रित से परमार्थ बनना चाहिए, परमार्थ बना दिया, तो ये इसमें संधि कार्य सही नहीं हुआ, अतः हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन है वो सही माना जाएगा आंसर के रूप में। निम्न में से व्यंजन संधि की सही परिभाषा क्या है साथियों? आपको पता है व्यंजन और स्वर आ जाए तो भी व्यंजन संधि होती है। जैसे आपको पता है, हम ऑप्शन में एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, व्यंजन आ गया स्वर आ गया तो भी व्यंजन संधि, स्वर आ जाए और व्यंजन आए तो भी व्यंजन संधि। जैसे आपको पता है भी प्लस छेद आ गया, तो यहाँ पर आपको पता है स्वर आ गया और ये व्यंजन आ गया, तो भी यहाँ व्यंजन संधि है। विच्छेद, अनुच्छेद, स्वच्छंद, ये सभी इसी के एग्जाम्पल हैं व्यंजन संधि के। व्यंजन प्लस व्यंजन आ जाए तो भी व्यंजन संधि। कैसे साथियों? जैसे हमारे पास ऑप्शन है दिक प्लस गज आ गया, तो गज दिग्गज शब्द बनता है, तो व्यंजन प्लस व्यंजन आ गया तो भी व्यंजन संधि। और चौथा ऑप्शन है उपसभी, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। ये बात मैं आपको पहले बता दूं कि ऑप्शन चारों देखने जरूरी हैं, अनिवार्य हैं। साथियों जुड़े रहिए, प्रत्येक दिन आपको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के माध्यम से हमारे हिंदी के अंदर जो टॉपिक हैं उनको सॉल्व करवाया जाएगा। आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें, जहां जहां रहे आप अपने कमेंट बॉक्स में आपको किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चनों के लिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहिए, वो भी अपना सुझाव अपनी राय जरूर दें। और एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट से जुड़े रहें साथियों। धन्यवाद। जय एग्री हब।